डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के पार्ट सेकंड। ठीक है, जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा। फर्स्ट वन इज हमने कटिंग पढ़ ली थी और फिर हमने क्या पढ़ ली थी, लेयरिंग पढ़ ली थी। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, कटिंग के अंदर हमें आपको सबको में एग्जाम्पल याद रखना है। कटिंग के अंदर हमने किसके बारे में बात की थी, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग और लीफ कटिंग के बारे में। और उसके बाद हमने क्या कही थी, लेयरिंग, क्योंकि हम उसी प्लांट के ऊपर ही पहले एडवेंटिशियस रूट्स को ग्रो करवा रहे हैं, तो एज ए लेयर जैसे लगेगी, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया था, लेयरिंग। माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग पढ़ी। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, अब हमारे दो पार्ट्स रह गए। थर्ड पार्ट जो है वो क्या रह गया, ग्राफ्टिंग, और उसके बाद में जो फोर्थ पार्ट है वो क्या रह जाएगा, माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर रह जाएगा। ठीक है बेटा, अब अगर हम आपको बात करेंगे ग्राफ्टिंग के बारे में, ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है। देखो आप पढ़ते ना एलोग्राफ्ट, ग्राफ्ट एक के ऊपर दूसरी चीज़ शिफ्ट करना, एक के ऊपर मतलब किस, हमारे अंदर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, एक्चुअली में वो ग्राफ्टिंग होती है। हमारे अंदर कोई ऑर्गन काम नहीं करा, उसका ट्रांसप्लांट करना, तो वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, ग्राफ्ट कहलाई जाती है। तो प्लांट के अंदर हम किस तरह से करते हैं, जो जनरली एक ही वैरायटी की प्लांट है, मतलब स्पीसीज तो एक है लेकिन वैरायटी अलग हो गई है। जैसे कि एप्पल की डिफरेंट वैरायटीज़ होती है, मैंगो की डिफरेंट वैरायटीज़ होती है, सिट्रस प्लांट की लगा ले डिफरेंट वैरायटीज़ हो जाती ना। तो ये प्लांट एक ही है, स्पीसीज सेम, बट वैरायटी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है बेटा, जिसे आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, सेम वैसे हम क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग। हाइब्रिडाइजेशन में तो हमने रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी में करवाया था, सेक्सुअल प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, शिफ्टिंग ऑफ वन प्लांट टू अनदर प्लांट एंड फॉर्म अ कंपोजिट प्लांट। वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, ग्राफ्टिंग कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, वो ग्राफ्टिंग कहलाई जाएगी। अब एक चीज़ नोट करना, जैसे मैंने अभी बताया, हम ग्राफ्टिंग जनरली एप्पल है, मैंगो है, सिट्रस है, इन प्लांट्स के अंदर हम करते हैं। तो देखो बेटा कैसे किया जाता है, एक का प्लांट, जैसे कि ये मेरे पास दो, एक एप्पल का एक प्लांट ये हो गया, एक एप्पल का ये प्लांट ये हो गया। ये तो हम अलग अलग, जैसे कि एक हमने हिमालय का ले लिया और एक हमने नॉर्मल रीजन का ले लिया, या हमने भारत देश का ले लिया, उन दोनों को हम क्या करेंगे, एक के अंदर ही लेके आएंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक पार्ट तो हम क्या लेते हैं, रूट का लेते हैं, और एक पार्ट हम किसका लेंगे, स्टेम का लेंगे। क्या लेंगे, स्टेम। तो हमने क्या किया, हम इसको यहाँ से कट करेंगे। तो एक हमने क्या ले लिया बेटा, ये रूट पार्ट ले लिया एक का, ठीक है, और एक का हमने क्या ले लिया, स्टेम। ये हमने ऊपर का पार्ट ले लिया इनिशियल कंडीशन में, और ये दोनों हमने क्या करवा दिए, ग्रोथ। तो यहाँ पे कंबाइन किस तरह से करेंगे, हम सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये दोनों के कैरेक्टर एक प्लांट के अंदर ही आ गए, तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ग्राफ्टिंग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ग्राफ्टिंग कह रहे हैं। आगे मेरी बात समझ बेटा। सेम जैसे हाइब्रिडाइजेशन में हमने डिजायर्ड कैरेक्टर को ऑब्टेन करते हैं, उसमें हमारा रिजल्ट थोड़ा देर में आता है, सीड। तो पहले हम मेन क्या करवा देते हैं, ग्राफ्टिंग। हम कोई भी ले लेते हैं, एक हम क्या ले लेते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट ले लिया कोई भी, ठीक है बेटा, और एक जिसकी यील्ड अच्छी होती है। तो डिजीज रेजिस्टेंट की हमेशा रूट, क्योंकि सॉइल से ओरिजिनेट हो रही है डिजीज मोस्टली, तो इसका हमने क्या ले लेते हैं, रूट पार्ट ले लेते हैं एक का, और एक का इसका हमने कौन सा पार्ट ले लेते हैं, ये स्टेम पार्ट ले लेते हैं। ध्यान देना बेटा, फ्लावर हमेशा कैसे आएंगे, जो स्टेम होगा वैसा ही, जिस प्लांट का हम स्टेम ले रहे हैं वैसा ही क्या आता है, उसके ऊपर फ्लावर आता है। तो ये चीज़ क्या कहलाई जाएगी, ग्राफ्टिंग कहलाई जाएगी। ये चीज़ क्या कहलाई जाएगी, ग्राफ्टिंग कहलाई जाएगी। अब ग्राफ्टिंग हम करवाते किस तरह से, अभी मैंने क्या कहा भाई, एक का तो हम क्या लेंगे, रूट पार्ट लेंगे, और एक प्लांट का हम कौन सा पार्ट लेंगे, स्टेम पार्ट। तो अब याद रखना, द रूट पार्ट, क्वेश्चन तुम्हारे एनटीएससी का यहाँ पर बन गया है। द रूट पार्ट इन ग्राफ्टिंग इज नॉन एज, रूट पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टोक कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टोक। एंड द स्टेम पार्ट इन ग्राफ्टिंग इज नॉन एज स्कायन, क्योंकि इसको ही हम इसके ऊपर लगाएंगे, इसको तो इसकी रूट उखाड़ के थोड़ी ना लगाए, हम इसको इसके ऊपर लगाए हैं, तो इसे हम ग्राफ्ट भी कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्राफ्ट। तो स्कायन किसे कहेंगे, सूट पार्ट को, या ग्राफ्ट किसे कहेंगे, स्टेम पार्ट को कहेंगे, और स्टोक किसे कहेंगे, रूट को कहेंगे। किसे कहेंगे, रूट। अब ये नहीं कि भाई मैंने इसको ऐसे कट कर लिया
और इसको मैंने ऐसे कट कर लिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया, फिर मुझे लगा ये तो एक दूसरे से ज्वाइन ही नहीं हुए। तो हमेशा जो हम कट लगाएंगे वो ऑब्लिगेट होने चाहिए एक दूसरे के। कैसे होने चाहिए? कट आर ऑलवेज ऑब्लिगेट। अगर मैंने रूट्स के अंदर इस तरह से कट लगाया है क्योंकि शिफ्टिंग करनी है, तो स्टेम में कट कैसा लगेगा? ऐसे कट लगेगा। कैसे कट लगेगा? ऐसे, ताकि ये यहाँ पे क्या हो सके? आराम से शिफ्ट हो सके। तो कट आर ऑलवेज ऑब्लिगेट। कट हम कैसे लगेंगे? एक दूसरे के अंदर क्या रह सके? फिक्स। अगर हम इस तरह से करते हैं इजीली फिक्स होने के लिए, अगर आपने रूट को ऐसे काटा है तो आप स्टेम को भी इस तरह से काटोगे ताकि ये इसके अंदर जाके क्या रह जाए? शिफ्ट रह जाए। अगर आपने ऐसे लिया है तो स्टेम को आप इस तरह से लोगे ताकि वो इसके अंदर क्या हो जाए? इस तरह से लग जाए। अब हमने इस तरह से लगा लिया। अब हम इसको ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं क्योंकि रूट पानी को अब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से तो पानी निकल जाएगा और इसको नहीं मिलेगा तो ये डेड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने इसको ग्राफ्टिंग की है, ये रूट पार्ट हो गया है, ये रूट पार्ट हो गया है जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? स्टॉक। ये शूट पार्ट हो गया जिसे हमने क्या कहा? स्कायन। हम क्या लगाते हैं इसके चारों तरफ? इधर हम वैसलीन या पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं हम? वैसलीन या पेट्रोलियम जेली, ताकि जो पानी यहाँ से निकलेगा वो बाहर की तरफ ना आए। ठीक है, क्योंकि गिरने के भी चांसेस होते हैं, तो धागे से हम थ्रेड से इसे क्या कर देते हैं? टाइड अप कर देते हैं। क्या करेंगे? इसे हम टाइड कर देंगे, धागा इसके चारों तरफ हम रैप कर देंगे। और आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं? जो यहाँ पे इस तरह का गैप था वो गैप क्या हो चुका रहेगा? भर चुका रहेगा। अब क्वेश्चन आता है वो गैप क्यों भरा है यहाँ पर? ड्यू टू द कैम्बियम, क्योंकि कैम्बियम है यहाँ पे। कैम्बियम क्योंकि वस्कुलर बंडल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम कैसा टिश्यू होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ये डिवाइड करता है और उसके बाद ये क्या कर देता है? इस गैप को भर देता है और एक कंपोजिट प्लांट, एक नया प्लांट बन जाता है। क्या बन जाता है? जिसे हम कंपोजिट प्लांट का नाम दे देते हैं, या क्या कह देंगे हम? एक नया प्लांट ले लेते हैं। आगे बेटा मेरी बात समझ में क्लियर है सारे बच्चों को? अब ठीक है, तो उसे हमने क्या कहा? अब मुझे एक चीज़ बताना, मैंने कहा क्या कहा अभी आपको? जो गैप है, ये गैप किसके कारण भरा जाएगा? कैम्बियम के कारण। किसके कारण भरा जाएगा? कैम्बियम। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना और मुझे बताना, ग्राफ्टिंग कौन से प्लांट्स के अंदर पॉसिबल होगी? इन विच प्लांट ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल? भाई डाइकोट के अंदर पॉसिबल है या मोनोकोट्स के अंदर पॉसिबल है? बताओ किसके अंदर पॉसिबल होगी? डाइकोट, क्योंकि इसके अंदर वस्कुलर बंडल कैसे मिलते हैं? ओपन वस्कुलर बंडल मीन्स क्या मिलती है इनके अंदर? कैम्बियम इज प्रेजेंट। क्या मिलेगी? कैम्बियम इज प्रेजेंट। इनके अंदर नहीं है, बिकॉज कैसे मिलते हैं इनके अंदर? वस्कुलर बंडल, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल मिलेंगे। मीन्स कैम्बियम क्या होगी? एब्सेंट। अगर कैम्बियम ही एब्सेंट होगी तो वो गैप नहीं भरा जाएगा और वो प्लांट किसी काम का मतलब बनेगा ही नहीं। ऊपर तो वो गैप नहीं भरेगा तो डेड हो जाएगा वो प्लांट। आगे मेरी बात समझ में बेटा? तो हमने क्या कहा? क्वेश्चन आता है ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल इन विच प्लांट? आपका एग्जाम्पल दे देंगे, गुआवा दे दिया। गुआवा इज अ डाइकोट प्लांट, इसमें हो जाती है। एप्पल हो गया, कॉमन एग्जाम्पल यही है। मैंगो है बेटा, सिट्रस के प्लांट है। और एक आपका एग्जाम्पल दे दिया व्हीट का प्लांट। एक आपको क्या एग्जाम्पल दे दिया? व्हीट। तो आपको बिना सोचे समझे भाई व्हीट किसके अंदर आता है? मोनोकोट के अंदर। तो इसके अंदर ग्राफ्टिंग नहीं होगी, इन सब के अंदर ग्राफ्टिंग है। या एग्जाम्पल पूछ लेंगे एप्पल, मैंगो, सिट्रस, क्या होगा? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? इन दिस वेरी गुड, क्या हो जाएगा? ग्राफ्टिंग से हो जाएगा इनके अंदर। तो ग्राफ्टिंग किसके अंदर पॉसिबल है? ओनली डाइकोट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो आपको ग्राफ्टिंग में हम क्या कहेंगे? शिफ्टिंग ऑफ वन प्लांट ओवर अनदर प्लांट एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट इज नोन एज द grafting. The root part is taken as the stalk while the shoot part is known as the scion या graft. जब भी आप उसे कट लगाएंगे तो कट विच आर ऑब्लिगेटरी टू ईच अदर, एक दूसरे के अंदर शिफ्ट होना चाहिए। आफ्टर कटिंग जब हम उसको शिफ्ट कर देते हैं तो चारों तरफ या तो वैसलीन या पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं ताकि उसका पानी बाहर की तरफ ना निकले आए। आपको पता है ना वैसलीन कैसी होती है? पानी को इम्परमिएबल बना देगी, पानी को बाहर नहीं निकलने देगी। और उसके बाद हम धागे से टाइड अप बांध देते हैं और उसके ऊपर भी हम वैसलीन लगा देते हैं प्रॉपरली। और आफ्टर सम टाइम वो गैप भर चुका होता है ड्यू टू द कैम्बियम।
ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या करवा दिया, ग्राफ्टिंग करवा दी है। क्या करवा दिया है, ग्राफ्टिंग। अब हमारे पास इसका लास्ट जो आता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे हम क्या नाम देते हैं, टिश्यू कल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे, टिश्यू कल्चर, या इसे हम क्या भी कह देते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन भी कह देते हैं। क्या भी कह देंगे बेटा, इसे हम माइक्रो प्रोपगेशन भी कह देंगे। अब देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है, नॉर्मली इसे माइक्रो प्रोपगेशन नाम देते हैं, स्मॉल। प्रोपगेशन किससे लिया गया है, प्रोपग्यूल से। प्रोपग्यूल का मतलब क्या होता है, पार्ट। क्या होता है, पार्ट। अब देखो क्या हो जाए, एक स्मॉल पार्ट से नया प्लांट बनाना, न्यू प्लांट बनाना, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, माइक्रो प्रोपगेशन। किसी का भी, जनरली हमने ये लीफ ही ले ली है, इतनी बड़ी लीफ है और इस लीफ के इतने छोटे से पार्ट से, ठीक है ना, इसका इतना छोटा सा कट के हमने यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करवा देंगे, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, टिश्यू कल्चर, या क्या कहलाया जाएगा, माइक्रो प्रोपगेशन कहलाया जाएगा। अब इसको हम ऐसे नहीं कि लीफ हमने इतना छोटा सा टुकड़ा लिया और इसको हमने सॉइल में ग्रो करवा दिया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हम इसे लैब में करवाते हैं, इसे कल्चर कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, टिश्यू कल्चर कहा गया है। कहाँ करवाते हैं इसको, लैब के अंदर करवाया जाता है बेटा। तो इसको हम किसके अंदर करवाते हैं, कल्चर मीडियम के अंदर। किसके अंदर करवाते हैं, कल्चर मीडियम के अंदर करवाते हैं। कल्चर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम से बनाया है। कल्चर मीडियम में कुछ नहीं होता है, कल्चर मीडियम मेनली इंक्लूड्स द न्यूट्रिएंट कंपोनेंट, जिस प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सुक्रोज वगैरह वो होते हैं। अब प्लस क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। प्लस क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। और यहाँ पे अगार सॉल्यूशन, अगार पता है ना आपको किससे मिलता है, एल्गी, रेड एल्गी से मिलता है, जैलेडियम से, ठीक है बेटा, इनसे मिलता है। तो वो इसका भी यूज़ किया जाता है टिश्यू कल्चर के अंदर। तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लस हार्मोन, जो मेन हार्मोन्स होते हैं, सबको पता है मेन क्या होगा, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन होगा, क्योंकि रूट एंड स्टेम जर्मिनेट करवानी है यहाँ से। तो मेनली जो हार्मोन्स लिए जाते हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन लिए जाते हैं। तो हम किसके अंदर करो, देखो अब इसकी डेफिनेशन हम बनाएंगे, किसके अंदर हमने करवाया, कल्चर मीडियम। अगर आगे भी कल्चर मीडियम, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, और अगार हम बाहर, क्योंकि उसको एक सबस्ट्रेट चाहिए जर्मिनेट करने के लिए, तो हम अगार का भी यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट है, इसमें सुक्रोज भी लेते हैं, किसी के अंदर मेन न्यूट्रिएंट और कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे हर्सेस को ऐसे काफ़ी क्या आते हैं बेटा, मीडियम आते हैं। अब अगर कोई बच्चा कल को जैसे हमने मैंने बॉटनी से एमएससी किया हुआ है, तो उसके अंदर हम टिश्यू कल्चर करवाते थे, तो हमारे पास प्रॉपर मीडियम होते थे, मतलब बने बनाए लैब के अंदर थे हमारे पास में, तो हम उन सब चीज़ों को यूज़ करते थे। तो हम छोटे से पार्ट से नहीं कि भाई मैंने बना दिया, उसमें पीएचडी भी की जाती है, और काफ़ी बार हम इस प्लांट को करते करते हमारे पास में रिजल्ट नहीं आते हैं। इसके रिजल्ट नहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, क्योंकि उसके ऊपर फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले लग जाते हैं। जो इक्विपमेंट्स हम लेते हैं, हमें इसके अंदर जो जो इक्विपमेंट्स चाहिएंगे भाई, कोई हमें ग्लास जो भी एनीथिंग विच वी वांट, हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए होती है, वो प्रॉपर कैसी होनी चाहिए, स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्टेरिलाइज। हम मीडियम ले रहे हैं वो भी कैसा होना चाहिए, स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए। स्टेरिलाइज्ड का मतलब क्या होना चाहिए कि एंटीसेप्टिक कंडीशंस। तुमसे एनटीएससी में क्वेश्चन पूछे गए, एंटीसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए। एंटीसेप्टिक कंडीशन का मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या ना कर पाए, वहाँ पर ग्रो ना कर पाए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रिप्रोड्यूस ना कर पाए, वहाँ पे ना बने, ना आए। तो कंडीशन कैसे होनी चाहिए, स्टेरिलाइज या एंटीसेप्टिक कंडीशन होने चाहिए। ऑटोक्लेव्स होते हैं, माइक्रो ओवन्स होते हैं। ऑटोक्लेव एक तरह के क्या, इसमें ये वर्ड भी आया था, ऑटोक्लेव वर्ड भी आया था, क्योंकि हम किसके अंदर मोस्टली जो भी इक्विपमेंट्स है रोज़ हर बार अलग अलग नहीं लेके आते हैं। अगर ले भी आए तो उनके अंदर भी क्या प्रूफ है कि वो प्योर में ही है। हम कोई भी अगर हमारे पास नया इक्विपमेंट है तो उसको ऑटोक्लेव के अंदर स्टेरिलाइज्ड करते हैं। स्टेरिलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। फर्टाइल मतलब है जिसके अंदर किसकी कैपेबिलिटी होगी, रिप्रोडक्शन के अंदर, इसमें कोई रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होगी, किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से ये प्रेशर कुकर की तरह से काम करता है, बड़ा सा होता है, उसके अंदर इक्विपमेंट डाले जाते हैं, हाई प्रेशर पे करवाया जाता है। इवन जो हम हर चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हम उसे क्या करते हैं, ऑटोक्लेव, ओनली फॉर स्टेरिलाइज कंडीशन। फिर हम उसके अंदर मीडियम डालते हैं, उसके अंदर हम छोटा सा लीफ का, मोस्टली हमने लीफ एल्बीजिया प्लांट के ऊपर किया था हमने,
तो उसके ऊपर हमने लीफ का पार्ट डाल रहे हैं, तो उसको हमने एक छोटा सा रूम होता है, फ्लोरेसेंट रूम होता है, उसके अंदर क्योंकि हम यहाँ से वहाँ तक लेके जा रहे हैं, हमारे माउथ में, हमारे नोज के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसके ऊपर आ गई तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में की जाती है। और आफ्टर सम टाइम, ठीक है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे हमने क्या कहा, ये हमारे पास में हो गया है, और जैसे कि ठीक है बेटा, इसके अंदर हमने छोटा सा मीडियम डाला, और ये हमारे पास में क्या डाला, मैंने एक लीफ का पार्ट डाला है, छोटा सा मैंने क्या डाला है, लीफ पार्ट, ग्लास प्लेट हो गई है। ओके, कुछ भी लगा लेना, मोस्टली हम इसी को यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट हम इसी में रखते हैं मोस्टली, या फिर बड़ी वाली हमारे पास में क्या होती है, ग्लास ट्यूब होगी इस तरह से। ठीक है, हमने पहले इसके अंदर गया फ्लोरेसेंट रूम के अंदर, छोटी छोटी अलमीरा टाइप में, वहाँ पे फ्लोरेसेंट लाइट लगी रहती है, ठीक है, वहाँ पे हमने वहाँ पे करवाया था। तो उसके बाद अगर हमारी सारी कंडीशन सही है, अगर ये एंटीसेप्टिक कंडीशन है पूरी की पूरी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि फंगस लगनी शुरू हो जाती है, रिजल्ट नहीं आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो सेल था हमने सारा का सारा इसके अंदर मीडियम डाला हुआ है, तो आफ्टर सम टाइम एक छोटे से मांस के टुकड़े के जैसा दिखाई देता है, मांस नहीं होता, उसे बोलते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, कैलस कहेंगे। क्वेश्चन यही आता है कि जो लीफ के किसी भी पार्ट से इन माइक्रो प्रोपगेशन, जो पार्ट से फर्स्ट पार्ट बनेगा, वो पार्ट क्या कहलाया जाएगा, कैलस कहलाया जाएगा। कैलस एक्चुअल में होता है क्या, इट इज द ग्रुप ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का क्या होता है, यहाँ पर ग्रुप होगा, क्या होगा, यहाँ पर ग्रुप होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप होगा। एंड डिफरेंशिएशन सबको पता है ना, विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, जिसके अंदर किसकी कैपेबिलिटी होती है, डिवीजन की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर अनडिफरेंशिएशन पावर है, वो क्या करता है, डिवीजन। मतलब इसके अंदर फिलहाल पूरी की पूरी सेल्स कौन सी हो गई है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो गई, अनडिफरेंशिएटेड कलेक्शन ऑफ द सेल्स है, ठीक है, डिवीजन की पावर है। उसके बाद हम इस कैलस को वही मीडियम के अंदर रखते हुए हम इसके अंदर रख देते हैं, ग्लास ट्यूब के अंदर। और आफ्टर सम टाइम अगर हमारा सारा चीज़ सही चल रही है, टाइम लगता है इसको, तो यहाँ पर कैलस से ये सही क्या था, कैलस था। आफ्टर अगर हमारी सारी चीज़ हम दोबारा से इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो वहाँ आफ्टर सम टाइम हमें एक छोटी सी रूट, छोटी सी स्टेम, शूट सिस्टम दिखाई देगा, और रूट दिखाई दे देता है अनडिफरेंशिएटेड सेल से। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, सीडलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, सीडलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, सीडलिंग। अगर हमारा प्रॉपर मैनर में अभी भी चल रहा है, तो इस सीडलिंग हम छोटे से पॉट के अंदर रखेंगे, देन हम ग्रीन हाउस के अंदर रख के आते हैं कि इस टेम्परेचर के अंदर अगर हमारी सारी कंडीशन सही है, वो सारा काम कर जाता है, जर्मिनेट करके बड़ा प्लांट बन जाता है, तब हम उसे फील्ड के अंदर लेके आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हम नॉर्मल नहीं कर सकते, ठीक है, इसे बाकी हम लेयरिंग भी कर सकते हैं, हम ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। आप कर सकते हो ग्राफ्टिंग, रोज के प्लांट के अंदर आप इजीली ग्राफ्टिंग कर सकते हो। आप दो ग्राफ्टिंग फिर अलग अलग तरह की होती है, ठीक है बेटा। तो टिश्यू कल्चर हम नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें कल्चर मीडियम चाहिए, एंटीसेप्टिक कंडीशन चाहिए, माइक्रो ओवन चाहिए होता है, हर चीज़ चाहिए होता है स्टेरलाइज्ड करने के लिए। क्लियर है बेटा। तो आपको इस टिश्यू कल्चर के अंदर सबसे पहले हमारे कॉलम के अंदर करके लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो टिश्यू कल्चर या इसे हम क्या कहेंगे बेटा, माइक्रो प्रोपगेशन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट, डिफाइन करना आता है इसका, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट। किसके अंदर ग्रो करवाया है बेटा, इनटू अ कल्चर मीडियम, इनटू अ कल्चर मीडियम। कौन सी ये जरूर याद रखना है बेटा, अंडर एसेप्टिक कंडीशन, अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। ठीक है बेटा, इसको जरूर याद रखना है। अंडर एसेप्टिक कंडीशन इज नॉन एज माइक्रो प्रोपगेशन, इज नॉन एज माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर भी कहेंगे, क्योंकि टिश्यू बन गया ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना है सबसे पहले। तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लिया हमने, उससे हमने क्या करा, कल्चर करवाया, और जो मेरिस्टेमेटिक बना है वो सबसे पहले कौन सा, क्या नाम दिया जाएगा, कैलस कहा जाएगा। इसे याद रखना, कैलस के अंदर कैसी सेल्स हो गई हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हो गई हैं।
ठीक है बेटा। कैलस के बाद क्या बनेगा, सीडलिंग बनेगी, छोटा प्लांट बनेगा, और सीडलिंग के बाद में हमारा पास क्या कहते हैं, उसे हम मेन प्लांट कह देते हैं, जिसको हम ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो करवाएंगे। ओके बेटा, तो ये हमने क्या पढ़ लिया है, माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ लिया है, टिश्यू कल्चर। तो हमारा अगर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीट हो गया। क्या हो गया बेटा हमारे पास में, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीट हो गया है। अब काफ़ी बार हमारा सेक्सुअल प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया है, काफ़ी बार हमारे सारी फिजन छोड़ देंगे, बडिंग छोड़ देंगे, एवरीथिंग छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल किसी का नहीं पूछते, क्या पूछ लेते हैं बोर्ड के अंदर, बहुत पूछा गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फंक्शन की जगह सॉरी क्या लिखा मिलेगा आपको, एडवांटेज लिखा मिलता है कि क्या एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्या एडवांटेज है। अब सब मुझे बता सकते हो, देखो रिजल्ट फास्ट आते हैं भाई। आपने रोज़ का आप सीड लेके आते, आप उसे देखते, उसे जर्मिनेट करते, कब बड़ा होता, कब उसके अंदर फ्लावर आते, तो रिजल्ट जो आउटकम है वो क्या है, फास्ट है। मीन्स इट इज़ अ लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये नहीं है, लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर हमें कोई जेनेटिकली सेम प्लांट चाहिए होता है भाई, हमें इसको अगर इफ़ वी रिक्वायर अ जेनेटिक, हमें इसके अंदर कोई चेंज नहीं चाहिए होता है, तो जेनेटिकली सेम प्लांट ऑब्टेन हो जाता है, हमें हो जाएगा या नहीं। काफ़ी सीड ऐसे होते हैं जो क्या हो जाते हैं, डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं, वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होता है, द बेस्ट वे किससे करवा देते हैं हम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से करवा देते हैं। काफ़ी सीड काफ़ी सॉइल के अंदर जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, और हम क्या करते हैं बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को से हम क्या करते हैं, किसी के अंदर भी उसे जर्मिनेट करवा सकते हैं। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, चीप प्रोसेस होती है। क्या होती है, चीप। हॉर्टिकल्चर मोस्टली आजकल जो हम फ्लावरिंग के लिए मेन बात करेंगे, ऑर्नामेंटल्स के लिए मैंने बात की थी, हम मोस्टली जो करते हैं हॉर्टिकल्चर में भी मेनली क्या बेटा, फ्लोरिकल्चर, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को हम जल्दी, क्योंकि बहुत जल्दी होता है वहाँ पे, हम थोड़ा बस ऑक्सीजन हार्मोन डाल देते हैं, उनसे बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। तो हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर मोस्टली वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से की जाती है। आगे बेटा मेरी बात समझ में, तो याद रखना क्या एडवांटेज है इसकी, लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, फास्ट है, चीप है, सस्ता है। बीज लेके आते हैं, महंगे पड़ते हैं, कहीं से भी हमें एक प्लांट दिखा उसका हमने कट किया, और कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं, जर्मिनेट करवा सकते हैं। इफ़ यू वांट द सेम प्लांट, हमें उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं चाहिए होते हैं, तो सेम प्लांट क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन तो करवाया नहीं हुआ है, जो सीड डॉर्मेंट के अंदर चले जाते हैं वो उससे नहीं जर्मिनेट हो पाते, तो हम उसको किससे करवा देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से करवा देते हैं। काफ़ी प्लांट ऐसे होते हैं कि सॉइल में जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हर कंडीशन प्रोवाइड करने के बाद भी, ठीक है, जैसे कि सीड नहीं जर्मिनेट करवा पाता है, तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन से करवा देते हैं। हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर को जल्दी करवाने के लिए हम मोस्टली कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही यूज़ करते हैं, या ग्राफ्टिंग कर लेते हैं, लेयरिंग कटिंग इस तरह से कर देते हैं। अब जिसकी एडवांटेज होती है उसका डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी क्या भी पूछ लेते हैं, साथ में डिसएडवांटेज भी पूछ लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। अब कंटिन्यूसली देखना बेटा, अगर हम बात करेंगे इसकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जरूरी नहीं हर बार हमारा रिजल्ट अच्छा ही आए भाई। मैं नॉर्मल कंडीशन में मैं रोज की डैनी ले आई, मुझसे नहीं जर्मिनेट हो रहा, तो रिजल्ट जरूरी नहीं कि हर बार क्या आए, अच्छा ही रिजल्ट आए, कि वो जर्मिनेट करे ही करे। ठीक है, अगर कोई प्लांट डिजीज का है, इफ़ एनी प्लांट इज डिजीज्ड, तो जो न्यू प्लांट आएगा वो भी कैसा आ जाएगा, हमारे पास डिजीज्ड आ जाएगा। इसके अंदर कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, नो रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, तो कोई भी वेरिएशंस नहीं आएंगी। और सरवाइव करने के लिए वेरिएशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपने एक बार तो सिमिलर प्लांट चाहिए था, कोई बात नहीं, फिर आपने वैसा ही कर दिया, फिर वैसा ही कर दिया, उसके अंदर फर्दर वेरिएशंस नहीं आती है, तो वो अडेप्टेशन नहीं कर पाएगा धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट के अंदर। ये मैं आपको इवोल्यूशन के अंदर बताऊंगी। अगर अडेप्टेशन नहीं कर पाएगा तो फिर हम क्या होता है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो स्पीसीज धीरे 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 क्या होती है, मतलब कि लॉ में चली जाती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। और हम इनको स्टोर नहीं कर सकते हैं। जिसमें ट्यूबर है, मैंने रूट कटिंग से करवाया है, स्टेम कटिंग से करवाया है, सीड को तो हमें लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, बट इनको हम स्टोर
नहीं कर सकते हैं। अगर हमें एट अ टाइम नहीं मिलेंगे ये तो हम उसे जर्मिनेट नहीं करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, जेनेटिकली सिमिलर मतलब जेनेटिकली सिमिलर प्लांट आते हैं, वेरिएशन उनके अंदर नहीं आती है, तो ये क्या हो जाएंगे, डिसएडवांटेज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये डिसएडवांटेज हो जाएगी। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। ऐसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी एडवांटेज पूछेंगे। भाई एक से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, ठीक है, वही सेम टू सेम है भाई, एक से क्या आ गए, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, हमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होती है, फास्ट प्रोसेस होती है, लेकिन डिसएडवांटेज सेम वही आ जाएंगे, वेरिएशन नहीं आती है, वेरिएशन नहीं आती तो उसकी सर्वाइवल कैपेबिलिटी धीरे धीरे कम होती हुई चली जाती है। ठीक है बेटा, इसी के साथ में हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट होता है। तो एक फटाफट हम फास्ट सा रिवीजन ले लेते हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा, जल्दी से मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हमने क्या करवाया था, फीजन। फीजन के बाद हमने क्या करवाया था बेटा, इसके अंदर बर्डिंग, फास्टली करवाएंगे हम बिल्कुल। फिर हमने क्या करवाया, फ्रेगमेंटेशन। देन हमने क्या करवाया बेटा, रीजनरेशन। और उसके बाद हमने क्या करवाया बेटा, रीजनरेशन के बाद में स्पॉर फॉर्मेशन। और लास्ट में हमने क्या करवाया है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फीजन में हमने क्या करवाया, दो बता दिया, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। ओके बेटा, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन को फिर से हमने डिवाइड कर दिया था, सिंपल के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर, और किसके अंदर कर दिया था बेटा, हमने ट्रांसवर्स के अंदर कर दिया था। सिंपल में हमने किसका एग्जाम्पल बताया, अमीबा, एलोंगेट होगा न्यूक्लियस, फिर क्लीवेज होगा। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर हमने लेस्मानिया का एग्जाम्पल बता दिया था। इसके अंदर हमने किसका एग्जाम्पल बता दिया था, पैरामीशियम का। और ये हमने मल्टीपल फ्यूजन के अंदर हमने किसका बता दिया था, प्लाज्मोडियम। क्योंकि मोस्टली एग्जाम्पल बेस्ड ज़्यादा आते तो ध्यान देना है आपको। बडिंग हमने किसके अंदर की थी, यीस्ट के अंदर बताई थी, और हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा में बडिंग किसके कारण होती है, स्पेशल सेल, जिन्हें हम कौन सी सेल्स भी कहते हैं, स्टेम सेल्स भी कहेंगे। फ्रेगमेंटेशन कैसी प्रोसेस थी, एक नेचुरल प्रोसेस थी, और ये एक्सीडेंटली प्रोसेस है। वह एक्सीडेंट से बनेगा नया पार्ट, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में कौन सी सेल्स होंगी बेटा, स्टेम सेल्स होती हैं। ठीक है बेटा, फ्रेगमेंटेशन में आपको कॉमनली एग्जाम्पल स्पायरो गायरा का ही याद रखना है, या कोई भी फिलामेंटस बॉडी आ गई है उसकी। मैंने आपको काफ़ी एग्जाम्पल आप वीडियो में देख लेना दोबारा से। और रीजनरेशन अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर हमने मेनली क्या बताया था, प्लानेरिया एंड हाइड्रा। ठीक है बेटा, स्पोर फॉर्मेशन हम मोस्टली हमने दो तरह के बताए थे, मूवेबल और जो मूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल है हमारी एनसीईआरटी बुक का, वो क्या है, राइजोपस है। क्या है, राइजोपस। वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर हम बात करें तो हमने एक नेचुरल बताई है और एक क्या बताई है, आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमने क्या बताया है भाई, रूट से हो सकती है, स्टेम से हो सकती है, और लीफ से हो सकती है। किससे हो सकती है, लीफ से। रूट के अंदर हमने आपको बता दिया था क्या क्या आपको याद रखना है बेटा, डेल्बर्जिया सीसम बताया था, डहेलिया बताया था, और स्वीट पोटैटो। क्या बताया था बेटा हमने, स्वीट पोटैटो बताया था। ओके, लीफ के अंदर आपको मेन किसका एग्जाम्पल याद रखना है, ब्रायोफिलम, बिगोनिया भी होता है। और स्टेम के अंदर फिर हमसे हमने बात कही थी, तीन पार्ट बताए थे। एक हमने क्या कहा था, अंडरग्राउंड, एक हमने क्या कहा था, सब एरियल पार्ट्स कहे थे, देन हमने क्या कहे थे, एरियल पार्ट्स कहे थे। हमने मॉडिफिकेशंस बताई थी। अंडरग्राउंड में हमने ट्यूबर बताया था आपको बेटा, बल्ब बताया था, याद है ना आपको सारे बच्चों को, राइजोम बताए थे हमने आपको। ओके बेटा, बल्ब बताया था, राइजोम बताए थे, और उसके बाद हमने यहाँ पे आपको कॉर्म बताया था। ट्यूबर में आपको क्या याद रखना है, पोटैटो, बल्ब के अंदर अनियन और गार्लिक हो जाएंगे, राइजोम के अंदर जिंजर टर्मरिक हो जाएंगे, कॉर्म के अंदर कोलोकेशिया, और एक मैंने आपको शक्कर बताया था, यहाँ पे शक्कर्स के अंदर क्या हो जाता है, मिंट आ जाएंगे। देन सब एरियल के अंदर हमने क्या बताया था, यहाँ पे बेटा रनर बताया था, जो घास होती है, साइनाडोन होती है उसके अंदर, स्टोलॉन स्ट्रॉबेरी के अंदर, एंड ऑफसेट इसॉर्निया के अंदर मिलता है बेटा। ठीक है, टेरर और बंगाल का था। एरियल के अंदर आपको क्या याद कर लेना, बल्बिल्स याद कर लेना, और फिलोक्लेड। ठीक है बेटा, फिलोक्लेड के अंदर अपंशिया का एग्जाम्पल बताया था, बल्बिल्स के अंदर अगेव का और पाइनएप्पल का एग्जाम्पल बताया था। और फिर हमने क्या पढ़ लिया है, आर्टिफिशियल पढ़ लिया है। आर्टिफिशियल में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, कटिंग मेथड पढ़ा है। कटिंग के बाद हमने क्या पढ़ा है बेटा, लेयरिंग पढ़ी है। और लेयरिंग के बाद हमने क्या पढ़ा है बेटा, बोलो,
मेरे साथ करते रहो, वेरी गुड। लेयरिंग के बाद हमने क्या पढ़ी है, ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग के बाद हमने क्या पढ़ लिया, टिश्यू कल्चर। कटिंग में अगर हम बात करेंगे तो हमने यहाँ पे सारी तरह की रूट कटिंग का एग्जाम्पल भी बताया, स्टैम्प कटिंग भी बताया, और क्या बताया, लीफ। कॉमनली हम क्या करते हैं, स्टैम्प कटिंग। लेयरिंग भी मैंने आपको दो तरह की बताई है, एक माउंट लेयरिंग बताई है और एक क्या बताई है, एयर लेयरिंग। यहाँ पे जो पेस्ट होता है उसे हम गुट्टी कहेंगे, ठीक, क्या कहेंगे, गुट्टी कहेंगे। माउंट लेयरिंग में जितनी भी बेल हो गई, ग्रेप वाइन, क्योंकि बेटा इसमें एग्जाम्पल ही पूछते हैं एनटीएससी में, एग्जाम्पल के अलावा कुछ नहीं बनता है। बाकी बोर्ड में आपको लिखना मिल जाएगा, और लिखना भी इन्हीं में से मिलेगा, ठीक है। इनमें कभी हमेशा एग्जाम्पल ही पूछेंगे। ग्राफ्टिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं या टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा, याद रखना है। स्ट्रॉबेरी हो गई है, रसबेरी हो गई है, इसके अंदर लीची हो गई है, पॉमीग्रेनेट बताया था, सिट्रस के प्लांट बताए थे, ओके बेटा। ग्राफ्टिंग भी बताई है मैंने, एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, ओके बेटा। टिश्यू कल्चर हमने क्या किया, किसी भी प्लांट के अंदर हम वो करवा सकते हैं, साइंटिस्ट जनरली करवाते हैं। क्लियर है बेटा, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो गई। थैंक यू।